Hello class 11th. Good morning. Welcome student in the first lecture of chapter 7 chemical or physical equilibrium या equilibrium in physical and chemical process. Okay student. So first of all we will discuss about equilibrium. What is equilibrium? Equilibrium represents the state of a process in which the properties like pressure, temperature, and concentration of the system do not change with the passage of time. Equilibrium is attained when the rate of two opposite process become equal. Okay. स्टूडेंट इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक वो प्रोसेस होती है जिसमें जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगते हैं। तो इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन होती है जिसमें आपके यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि दोनों अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, इन दोनों बनने की जो स्पीड होती है या रेट होती है वो आपकी सेम हो जाती है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। और उस कंडीशन में हम सिस्टम की ना तो प्रेशर में चेंज करेंगे, ना टेम्परेचर में चेंज करेंगे और ना ही कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे। अगर हम इन तीनों में चेंज करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज किए बिना दो अपोजिट रिएक्शंस का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है जैसे जैसे आपका टाइम पास होता है। तो यही स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। देन इक्विलिब्रियम इज अटेम्प्ट व्हेन द रेट ऑफ टू अपोजिट प्रोसेस बिकम इक्वल। अब ये आपका मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रेट क्या है, व्हाट इज़ रेट। तो स्टूडेंट रेट का मीन्स होता है स्पीड से, यानी कि कोई भी आपकी रिएक्शंस जिस स्पीड से चलती है हम उसको रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है स्पीड का जो स्पीड को यहाँ रेट से लिया गया है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन बिकम इक्वल एट ए इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। द मिक्सचर ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। तो जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। अब जब भी कोई प्रोसेस होती है तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हम उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपके आगे की तरफ जा रही है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाली जो रेट होती है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं तब क्या है, उल्टी होती है रिएक्शन, रिवर्स प्रोसेस होती है, तब हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज होती है ना, उसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, यानी कि जिस रेट से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उसी रेट से रिएक्शन जो है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों का रेट क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। उसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस को पढ़ेंगे डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फर्स्ट आता है आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखते हैं तो उसमें रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल होता है रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस। यानी कि अगर हम एक किसी थर्मस फ्लास्क में आइस फिल कर देते हैं, ठीक है, और कैसी प्रोसेस उसको थर्मस वाले यानी कि जिसमें आपका इंसुलेटर वगैरह फिल होता है उस टाइप्स के कंटेनर में रख देते हैं, यानी कि हीट और मैटर दोनों का ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाता उसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आइस आपकी जितनी मेल्ट होगी, ठीक है, उतनी ही क्या होने लगेगी, वो फ्रीज़ होने लगेगी, ठीक। तो जिस रेट से आपकी आइस मेल्ट होती है उसी रेट से आइस क्या है, फ्रीज़ भी होने लगती है।
क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो नहीं होता, ना मैटर का ट्रांसफ़र होता है। तो जो टेम्परेचर होता है या जो आपका वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है उस समय वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ही आपकी आइस मेल्ट होगी उतनी ही आइस मतलब मेल्ट किया हुआ जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों की रेट, एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि स्टार्ट में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस स्लो होती है और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ H2O बिल्कुल जीरो होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो आपकी इंक्रीज़ करती जाती है और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ H2O भी आपकी इंक्रीज़ करती है। थोड़े से टाइम बाद क्या होगा कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस तो डिक्रीज़ हो जाती है और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ H2O इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल हो जाती है रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर की। ओके, नेक्स्ट है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ए वेसल्स। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, स्टूडेंट जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो उसकी अपोजिट कंडीशन क्या होती है या उसकी अपोजिट एक्शन क्या होती है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। यानी कि वाटर से वेपर बनी और वेपर जब कंडेंस होकर होती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, लिक्विड बना लेती हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर के। यानी कि जिस रेट से आपका वाटर का इवेपोरेशन होगा उसी रेट से आपका जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर क्या बना लेती हैं, वाटर बना लेती हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यहाँ पर इसको ये रिएक्शन से भी शो किया गया है। वाटर है, इसको लिक्विड कंडीशन में है, इसको इवेपोरेट कर रहे हैं तो ये वाटर में वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसी की रिवर्स प्रोसेस क्या दिखाई गई है कि ये फिर से लिक्विड में चेंज हो गया है। ये जो आपका एरो है जो कि आपको दोनों साइड में इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब होता है कि पहले रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और फिर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल एरो, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन वही होती हैं जो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही होती हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रा। सॉलिड से वेपर बनना, यानी कि सॉलिड वेपर इक्विलिब्रा में हम एग्जांपल देख सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट आयोडीन जो है वो एक सब्लिमेट होता है, यानी कि सब्लिमेशन की प्रोसेस को वो शो करता है। तो हम इसमें आयोडीन का एग्जांपल ले लेंगे। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस ये होती है कि द चेंज ऑफ या द प्रोसेस in which the solid converted into vapors without going in any liquid state। तो ये क्या प्रोसेस होती है आपकी सब्लिमेशन की। तो जहाँ यहाँ पर जब हम आयोडीन को हीट किया जाता है तो ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और आयोडीन फिर वापस क्या बन जाती है, सॉलिड में। यानी कि सॉलिड से वेपर बनना सब्लिमेशन है और फिर उसी वेपर से सॉलिड का बनना वो आपका सॉलिडिफिकेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इक्वल होती है रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ आयोडीन की, ठीक है। किस पर, एट ए इक्विलिब्रियम पर। यानी कि इन दोनों में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जिस रेट से आपकी आयोडीन सब्लिमेट होकर वेपर्स बनाएगी उसी रेट से आपकी जो आयोडीन्स वेपर्स हैं वो सॉलिडिफिकेशन करके सॉलिड बनाएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट सोल्यूशन इक्विलिब्रा, यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर। स्टूडेंट जब हम कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहाँ पर शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि सोल्यूशन में से आपके शुगर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटअप हो जाते हैं और फिर वही पार्टिकल्स जो कि आपके नीचे सेटल डाउन हुए हैं या सेटअप हुए हैं वो फिर से सोल्यूशन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की रेट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कि शुगर सॉलिड से शुगर सॉल्यूशन में जा रही है और शुगर जो है वो सॉल्यूशन से फिर सॉलिड स्टेट में आ रही है। तो ये होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रा। ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तो अभी हमने आपका फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पढ़ा। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि द इक्विलिब्रियम विच टेक प्लेस इन केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हेयर आर ए जनरल एग्जाम्पल ऑफ टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है आपका A+B रिवर्सिबल एरो C+D। यहाँ पर ये रिवर्सिबल एरो दिखाया गया है, यानी कि दिस रिवर्सिबल एरो इंडिकेट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी कि विच टेक प्लेस इन बोथ, यानी कि बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके,
नेक्स्ट इक्वेशन में दिखाया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये है आपका रिवर्सिबल, यानी कि a प्लस बी एरो c प्लस डी। इसको यहाँ पर एक सिंगल एरो से डिनोट किया गया है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, यानी कि विच टेक प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन विच टेक प्लेस नॉट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट आल्सो टेक प्लेस in backward direction under the same condition is known as reversible reaction. Example, N2 plus 3S2 reversible arrow 2NH3. This is a very common example in this chapter. इस चैप्टर का ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपको हर जगह स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन which cannot take place in reverse direction, that is the product form do not react back the reactant under the same कंडीशन। ओके, यानी कि जो केवल आपकी एक ही डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती है, और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करते, वो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल, जितने भी आपकी प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन होंगी वो सब आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही इंक्लूड होती है। AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर AgCl का जो है वो आपका वाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ये प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है। ओके, यहाँ हेयर आर ए नोट पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो आपको ऊपर जितनी भी आपने ये स्टडी की है इससे पता चल गया होगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो केवल किस में सेटअप होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो जो इक्विलिब्रियम है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, in the reversible reaction when the concentration of reactant and product become constant although the reaction is continue, the reverse reaction said to be equilibrium reaction। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, और जबकि रिएक्शन कंटिन्यू रहती है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या उनमें कोई चेंज नहीं आता। इसी प्रोसेस को या इसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉजेज क्या है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। यानी कि जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रेट होता है वो रिएक्शन के बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाता है, तब आपका इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। ठीक है, ये इसका कॉजेज ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। अब आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? According to this law, the rate of a chemical reaction at any time is directly proportional to the active mass of reactant left at that time। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये एक्टिव मास क्या है? ठीक है, एक्टिव मास क्या है स्टूडेंट? एक्टिव मास का मीन्स यहाँ पर कंसंट्रेशन से होता है। किससे होता है? कंसंट्रेशन से होता है। और कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 मोल डिजॉल्व इन पर लीटर या मोल डिजॉल्व इन पर लीटर। ठीक है, इनके नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर, यही तो आपकी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में इस कंसंट्रेशन को एक्टिव मास से डिफाइन कर दिया और एक्टिव मास को हमने डिनोट किया है इस ब्रैकेट से। यानी कि अगर किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक्टिव मास है, यानी कि कंसंट्रेशन है। तो एक्टिव मास को की डेफिनेशन आपकी आएगी, द एक्टिव मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा। अगर हम बोले कि ए की कंसंट्रेशन इतनी है, यानी कि ए की कुछ कंसंट्रेशन है, तब हम कैसे लिखेंगे? उस ए के ऊपर, यानी कि ये जो हमने ए लिखा है
तो इसकी कंसंट्रेशन बताने के लिए हम इसके लिए ये ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यही क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, सपोज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हम एक क्या करें, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हमने इन्वॉल्व किया। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी। सपोज करो आप इमेज कर रहे हो कि एक रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपकी ए एरो बी पी, यानी कि ए जो है वो आपका पी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये एक जनरल एग्जाम्पल है। सपोज करो कि ये रिएक्शन जो है वो अभी केवल आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ए जो है वो आपका रिएक्टेंट है और पी आपका प्रोडक्ट है। स्टूडेंट, जब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के, क्योंकि एक्टिव मास की वो सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसमें प्रेजेंट या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एक्टिव मास के। तो रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ए के, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है। अब एक्टिव मास है और कंसंट्रेशन है, तो इसलिए हमने ए के बाहर ये क्या लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इसलिए रेट इज इक्वल टू हो गया के एक्टिव मास ए, और जहाँ पर के क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी, अगर आपकी रिएक्शन इस टाइप की है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन इस टाइप की है, ए प्लस बी, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट आप कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट ऑफ ए एंड रिएक्टेंट ऑफ बी, दोनों के है। पहली वाली इक्वेशन में तो केवल एक रिएक्टेंट था, तो रिएक्शन का रेट केवल ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, या उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। लेकिन इस वाली इक्वेशन में आपके दो रिएक्टेंट है, तो आपकी रिएक्शन का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और कंसंट्रेशन को हम किससे लिखेंगे, एक्टिव मास से। तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन का रेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टाइप आपका आता है ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो स्मॉल ए दिया गया है और ये जो कैपिटल बी दिया गया है, ये क्या है, ये यहाँ पर ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि कोई मान लीजिए ए का 1 मोल है या बी का 2 मोल है, ठीक है। तो ऊपर वाली रिएक्शंस में क्या था कि यहाँ पर सभी के ए और बी के दोनों के 1 मोल थे डिजॉल्व। लेकिन क्या है कि अगर आपके मोल 2 हो, 3 हो या 4 हो, इस टाइप से अगर होते हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ये रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के एक्टिव मास ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी। स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे वो आपके यहाँ पर पावर में आ जाते हैं, ओके। तो ये आपका इस रिएक्शन का रेट इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन, सपोज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन होती है, क्या है वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। यहाँ पर ये रिवर्सिबल एरो कर लेना, ओके, डी। तो हमारा ए और बी ये आपकी रिएक्टेंट हैं और इससे क्या बन रहा है, सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि यही सी और डी आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ए और बी, यानी कि ये रिएक्शंस कैसी है आपकी, रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन छूट गया है, वो आप बना लेना। तो हमें क्या निकालना है, दोनों ही, यानी कि जो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और जो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उन दोनों का ही रेट हमें कैलकुलेट करना है इस टाइप की रिएक्शन में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले हम लेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट का काम कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाएगा आपके के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी के, ठीक है। नेक्स्ट आओ रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड निकालने के लिए जब हम ये रिएक्शन रिवर्स होगी तो यहाँ पर रिएक्टेंट की तरह कौन वर्क करेगा, सी और डी। तो यानी कि जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो कंसंट्रेशन सी और डी पर
डिपेंड करेगा। तो आर बी इक्वल हो जाता है के बी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी और एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी। ओके, अब एट ए इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, वी नो दैट एट ए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो आर एफ इक्वल हो गया आपके आर बी के। आर एफ की वैल्यू क्या है, के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी। आर बी की वैल्यू क्या है, एक्टिव मास के बी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी और एक्टिव मास डी की पावर डी। ओके, अब क्या होगा कि इस रिएक्शन में आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि के एफ के नीचे आ जाएगा के बी और एक्टिव मास ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी, ये आपका चला जाएगा एक्टिव मास सी की पावर सी और एक्टिव मास डी की पावर डी के नीचे। तो आपका ये आ जाता है, यानी कि के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास सी की पावर सी एक्टिव मास डी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी। अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर यानी कि के एफ अपॉन के बी, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इन दोनों के यानी कि के एफ अपॉन के बी को हम एक न्यू कांस्टेंट मान लेते हैं के सी। तो के एफ अपॉन के बी किसके इक्वल हो जाता है, के सी के। तो के सी इज इक्वल टू हो गया आपका एक्टिव मास सी की पावर सी एक्टिव मास डी की पावर डी एक्टिव मास ए की पावर ए अपॉन एक्टिव मास ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी के। तो ये आपका आ गया equilibrium constant, where Kc is equilibrium constant in terms of concentration। क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म्स में है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाहर हमने ब्रैकेट्स लगा रखे हैं और ये ब्रैकेट्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन क्या होती है, एक्टिव मास। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसकी टर्म्स में, इन कंसंट्रेशन की टर्म्स में। ओके, लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को यानी कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो कंसंट्रेशन में ना होकर यानी कि उनकी कंसंट्रेशन ना होकर या उनका सोल्यूशन ना होकर गैसेस फॉर्म में हो, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके क्या हो, गैसेस फॉर्म में हो। ठीक है, अब उनका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, क्या है, वो गैसेस फॉर्म में काम कर रहे हैं, तब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हम इसमें यूज़ करेंगे। क्योंकि गैस का क्या होता है, गैस की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है, गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होता है, तब हम इस इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय के पी। ये किससे डिनोटेड किया जा रहा है, के पी से। अब ये हम इसको के सी से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि C4 क्या होता है, कंसंट्रेशन, और P4 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, और प्रेशर किसका लेते हैं हम, गैसेस का। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम उसको के पी लेंगे। अब क्या है कि PA, PB, PC एंड PD आर द गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तब अब जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस की फॉर्म में हैं तब हम इनका क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे। हम इनका जो ब्रैकेट और एक्टिव मास ले देते वो हम नहीं लेंगे। तब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। दिस इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में हमें रिलेशन देखना है। ओके, कंसिडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसी रिएक्शन आपने पहले कंसिडर की है उसी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए हम Kc की वैल्यू निकालेंगे। तो Kc की वैल्यू तो ये आ गई, क्योंकि अभी क्या है, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में है। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि ये रिएक्शन में जो प्रेजेंट आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो किसकी फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, तब हम उसके लिए क्या लिखेंगे, तब हम उसके लिए ये लिखते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तब हम इक्वेशन ये लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है स्टूडेंट आपकी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्टेंट A पर ये इक्वेशन अप्लाई करें तो हम इस इक्वेशन को रिएक्टेंट A के लिए कैसे लिखेंगे, PAV इज इक्वल टू NART। ओके,
अब यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल लो, वी को नीचे ले जाओ, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाता है एन ए आर टी अपॉन वी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एन ए अपॉन वी है, एन ए अपॉन वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन वी को लिख सकते हैं हम एक्टिव मास ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर ये एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो कि डिज़ोल्व किस में है, वी लीटर में डिज़ोल्व है। ठीक है, तो ये इनकी कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को एक्टिव मास ऑफ ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब इस इक्वेशन के लिए पी ए इज इक्वल टू आ जाता है एक्टिव मास ऑफ ए आर टी। इसी तरह से सेम इसी इक्वेशन को हम रिएक्टेंट बी के लिए लिखेंगे, तो पी वी इज इक्वल टू होता है एक्टिव मास ऑफ वी आर टी। सी के लिए लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू एक्टिव मास सी आर टी। डी के लिए लिखेंगे पी डी इज इक्वल टू एक्टिव मास डी आर टी। अब क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी सी एंड पी टी, जो हमारी ऊपर इक्वेशन आई थी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन आई थी, इनकी इक्वेशन सेकंड, उसमें क्या करना है, हमें पी ए, पी बी और पी सी और पी डी इनकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारी यहाँ आई है। ओके, तो यहाँ पर पुट करने पर ये हो गया आपका के पी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी और आर टी की पावर सी, एक्टिव मास डी की पावर डी और आर टी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ए की पावर ए और आर टी की पावर ए, एक्टिव मास बी की पावर बी और आर टी की पावर बी। अब क्या है कि ये आर टी वाली जो टर्म्स हैं रिएक्टेंट्स यानी कि सी और डी की, उसको हम एक साइड में ले लेते हैं। इसी तरह नीचे आर टी की वाली वैल्यू को, आर टी वाली टर्म्स को हम इधर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक्टिव मास सी की पावर सी, एक्टिव मास डी की पावर डी, आर टी सी प्लस डी। ओके, इसी अपॉन एक्टिव मास ए की पावर ए, एक्टिव मास बी की पावर बी, आर टी ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, अब क्या है कि देखो ये जो है आपका एक्टिव मास सी की पावर सी, एक्टिव मास डी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ए की पावर ए और एक्टिव मास बी की पावर बी, ये जो इतनी टर्म्स है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल होती है के सी के। ठीक है, अब बचा क्या, आर टी, ये जो आर टी है और आर टी ए प्लस बी, ये ऊपर जाएगा तो ये बच जाता है आपका आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अब ये जो है आपका सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये इक्वल होता है डेल्टा एन जी के, यानी कि डेल्टा एन के इक्वल होता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन के। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके गैसेस फॉर्म में है तो हम उसको डेल्टा एन जी लिख देते हैं। तो यहीं पर हमने ये किया है, और ये आर टी तो आपका कांस्टेंट है ही, और ये के सी कहाँ से आया, ये के सी आपका यहाँ से आया, तो ये हो जाता है आपका के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। अब ये डेल्टा एन जी हम डिफरेंट रिएक्शन के लिए अलग होता है, डेल्टा एन जी डिफरेंट रिएक्शन के लिए अलग होता है। अब ये डेल्टा एन जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए, फ्रॉम द रिलेशन के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी वी मे कैलकुलेट दैट इफ़ we may conclude that if delta ng is equal to 0, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी 0 आई तो इसका मतलब क्या है, के पी जो है वो आपका के सी के इक्वल हो जाता है। ठीक, सेकंड टर्म्स है इफ़ डेल्टा एन जी ग्रेटर दैन 0, अगर डेल्टा एन जी आपका ग्रेटर है किससे, 0 से, यानी कि वो किस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, तब के पी आपका ग्रेटर दैन हो जाता है के सी से। इफ़ डेल्टा एन जी स्मॉलर दैन 0, अगर डेल्टा एन जी स्मॉलर से कम है तो इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव में है, तब आपका के सी बड़ा हो जाता है के पी से। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेल्टा एन जी जो है वो केवल हम गैसेस रिएक्शन के लिए निकालेंगे, यानी कि जिस रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर
फर्स्ट है आपका N2+3H2 रिवर्सिबल एरो 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन आपकी गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन आपकी गैसेस फॉर्म में है और अमोनिया आपकी गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं आपके 2, लेकिन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 तो आपका ये है और 3 आपका ये है, तो कितने हो गए 4। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू होगा आपका 2 - 4। 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, -4, 4 किसके थे, रिएक्टेंट के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका आ जाता है -2। -2 का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के लिए जो आपका Kc है वो Kp से ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट CaCO3 रिवर्सिबल एरो CaO+CO2। यहाँ पर CaCO3 जो है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। ओके, और रिवर्सिबल एरो CaO+CO2। CaO जो है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सॉलिड है, ये ऐसे लिखा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, CO2 क्या है आपका, CO2 वो आपका गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पर वो तो हैं आपके 0, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है। CaCO3 जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, CO भी आपका सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन CO2 आपका गैसेस फॉर्म में है। ठीक, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0, यानी कि 1। इसका मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। जब पॉजिटिव आ गई तो Kp बड़ा हो गया Kc से। ओके, इस वाली इक्वेशन में देखिए H2+Cl2, H2+Cl2, ये है आपका 2HCl। H2 यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है, ये स्टूडेंट Cl2 है, यहाँ पर आप Cl2 करेंगे। Cl2 आपका गैसेस फॉर्म में है और ये जो आपका 2HCl ये भी आपका गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं। तो डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई आपकी 2 - 2 इज इक्वल टू 0। जब 0 आ जाती है तब Kp इक्वल हो जाता है Kc के। ओके, अब ये जो हमने अब टॉपिक डिस्कस किए हैं इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है आपका द मोल कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2NH2 एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 500 केल्विन, यानी कि 500 केल्विन पर जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन की, वो ये दे रखी है। N2 की कितनी है, N2 की है आपकी 1.5 × 10⁻² m। हाइड्रोजन की है आपकी 3 × 10⁻² m और आपकी अमोनिया की है 1.2 × 10⁻² m। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिखेंगे N2+3H2 रिवर्सिबल एरो 2NH3। ठीक, इसके लिए Kc निकाल लीजिए। Kc इक्वल होगा यहाँ पर एक्टिव मास NH3 की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास N2 इंटू एक्टिव मास H2 की पावर 3। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अमोनिया के लिए क्या है, अमोनिया के लिए है 1.2 × 10⁻², तो यहाँ पर 1.2 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की है आपकी 1.5 × 10⁻²। हाइड्रोजन की कितनी है 3.0 × 10⁻² का क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऊपर यानी कि 1.2 × 10⁻² का जब हमने स्क्वायर किया तो ये आपका आ गया 1.44 × 10⁻⁴ अपॉन 1.5 × 10⁻², और जब हमने 3 × 10⁻² का क्यूब किया तो ये आ गया हमारा 27 × 10⁻⁶, और ये सॉल्व करने पर आपका आ जाता है Kc इज इक्वल टू 0.035 × 10⁴। ये आपका Kc आ गया फॉर अबव रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन आर 2.38 × 10⁻⁴ and 8.15 × 10⁻⁵ respectively. Calculate the equilibrium constant for the reaction.
यानी कि इसमें क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया गया है और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दिया गया है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो यू नो दैट के एफ अपॉन के बी इक्वल होता है के सी के। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.92। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपकी रिएक्शन दी गई है, फर्स्ट 2NOCl रिवर्सिबल एरो 2NO प्लस Cl2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये लिखना है। तो ये Kc इज इक्वल टू एक्टिमास NO एक्टिमास Cl2 एक्टिमास NO की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर NO की कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 है। तो NO एक्टिमास NO की पावर 2 एक्टिमास Cl2 अपॉन एक्टिमास NOCl की पावर 2। तो ये इसके लिए Kc आ गया। सेकंड इक्वेशन है CuNO3 का होल ट्वाइस रिवर्सिबल एरो 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इसके लिए Kc की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्टिमास CuO की पावर 2 एक्टिमास NO2 की पावर 4 एक्टिमास O2 अपॉन एक्टिमास CuNO3 का होल ट्वाइस की पावर 2। तो ये इस रिएक्शन के लिए Kc है। थर्ड CH3COO C2H5 प्लस H2O रिवर्सिबल एरो CH3COOH प्लस C2H5OH, इसके लिए Kc की वैल्यू ये आ जाएगी और नीचे वाली रिएक्शन के लिए ये आ जाएगी। तो ये आप खुद भी कर यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके लिए जो हमने अब टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ इनमें प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।